देखो लास्ट क्लास में हम लोग क्या सीखे थे? रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना है ना। लो, आवाज आ रहा है मेरा? सर। यस सर। तो लास्ट क्लास में हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना सीखे थे, ठीक है। तो उसमें हम लोग देखे थे कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स थे ना, वो हाइपोथेटिकल होते हैं, ठीक है। उनका उनका एवरेज लेके हम लोग क्या करते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अब हर रेजोनेंस स्ट्रक्चर का इक्वल कंट्रीब्यूशन हो भी सकता है, और जैसे ना हम लोग पढ़े थे कि हर रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है किसमें? रेजोनेंस हाइब्रिड में। हर रेजोनेंस स्ट्रक्चर की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो जाती हैं किसमें? रेजोनेंस हाइब्रिड में। लेकिन हर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बराबर कंट्रीब्यूट करे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब कौन रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितना कंट्रीब्यूट करेगा, एग्जैक्ट वैल्यू तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लोग ये पता कर सकते हैं कौन ज्यादा करेगा कौन कम करेगा। तो जो कंट्रीब्यूशन होता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर टू रेजोनेंस हाइब्रिड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर के, ठीक है। अगर सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर इक्वली स्टेबल हैं तो सबका कंट्रीब्यूशन बराबर होगा। अगर सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर इक्वली स्टेबल नहीं, ठीक है, तो सब उनका कंट्रीब्यूशन बराबर नहीं होगा। ज्यादा किसका होगा? उस वाले का जिसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। तो उसी चीज को समझने के लिए हम लोग आज पढ़ रहे हैं रूल्स ऑफ कंपेयरिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। हम लोग यहाँ दो कंपाउंड का स्टेबिलिटी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक ही कंपाउंड के अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का स्टेबिलिटी। क्लियर? ठीक है। तो रूल नंबर 1 है हमारा, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विदाउट एनी चार्ज सेपरेशन इज मोर स्टेबल, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कोई चार्ज नहीं हो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। न्यूट्रल की ना? हाँ, न्यूट्रल की। जैसे देखो ये पहला वाला, ये एक स्ट्रक्चर ये है, दूसरा स्ट्रक्चर ये है। पहला वाला चार्ज नहीं, दूसरे वाले में, पहले वाले में कोई चार्ज नहीं है, दूसरे वाले में चार्ज है, ठीक है। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? पहला वाला, ठीक है। सिमिलरली दूसरे वाले में देखो, एक विदाउट चार्ज है और एक चार्ज के साथ है, तो इस केस में भी ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? पहला वाला, ठीक है। दूसरा रूल है, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इज मोर स्टेबल। ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा हो वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा हो वो आपका ज्यादा स्टेबल होगा। देखो पहला वाला देखो, जैसे इसको भी हम लोग ऊपर वाले एग्जांपल में देख सकते हैं। जैसे पहले वाले में दो पाई बॉन्ड है और दूसरे वाले में एक ही पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो अगर आप पाई बॉन्ड वाले रूल से भी देखोगे तब भी ज्यादा स्टेबल कौन सा है? पहला है, ठीक है। उसी तरह अगर दूसरे वाले स्ट्रक्चर में देखो तो यहाँ 4 पाई बॉन्ड है, दूसरे वाले में 3 पाई बॉन्ड होंगे, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है? फर्स्ट वाला। क्लियर? क्यों बताओ? यस सर।
ठीक। थर्ड रूल, अब जैसे मान लो एक स्ट्रक्चर है तुम्हारे पास जिसमें कोई एक एटम ऐसा है जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। जैसे लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, एक ये वाला पढ़े थे, छोटा सा हम लोग एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमने बनाया था, तो यहाँ पे ये जो कार्बोकैटायन है ना, कौन है ये? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ठीक है, तो इस समय उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, लेकिन अगर यही नाइट्रोजन के साथ अगर आप बैक बॉन्डिंग बना दोगे तो एक नया रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा है और नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा है। क्लियर? ठीक है, अब आप बोलोगे सर नाइट्रोजन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, उसका ऑक्टेट कैसे पूरा है? गिन के देखो, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है क्या? है कि नहीं? बताओ। यस सर। ठीक है, नाइट्रोजन ने देखो 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रखा है और 2 बॉन्ड ऐसे बना रखा है, डबल बॉन्ड। स्पीड सही नहीं है आज। चलो, तो ये है, तो अब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल वो वाला होगा और कौन सा होगा ज्यादा स्टेबल? ऑब्वियस सी बात है, इसमें दोनों स्ट्रक्चर का, जिसमें सभी का ऑक्टेट क्या हो? पूरा हो। ठीक है, स्ट्रक्चर विथ कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ईच एटम इज मोर स्टेबल। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर इसमें हर एक एटम का ऑक्टेट पूरा हो, उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। जैसे पहले वाले में देखो, यहाँ पे कार्बोकैटायन है, ये आपका कार्बोकैटायन है। ठीक है, तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, कार्बोकैटायन का ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और फिर ये पाई बॉन्ड इधर आ गया, तो अब ये वाला जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना है, इसमें हर एक का क्या होगा? ऑक्टेट पूरा होगा। क्लोरीन का, तो क्लोरीन का देखो, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करता है ना, लोन पेयर अपना शेयर करता है, तो उसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो वैलेंसी के ऊपर कोई फर्क नहीं डालता, उससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन उसने शेयर किए हैं, ना कि डोनेट किए हैं। क्लियर? तो यस सर। ठीक है, अब फोर्थ वाला रूल देखो। फोर्थ वाले में क्या है? जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर होना चाहिए, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर मोर स्टेबल। ठीक है, अब देखो पहला वाला एग्जांपल देखो, पहले वाले में नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है? कार्बन के ऊपर। और जब उसी का आपने रेजोनेंस बनाया तो उसमें नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है? ऑक्सीजन के ऊपर। तो पहले और दूसरे में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? दूसरा वाला। क्लियर? बताओ। यस सर। ठीक है, उसी तरह दूसरे वाले में देखो, इसमें क्या है? पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, इसका आपने रेजोनेंस बनाया, रेजोनेंस में पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ गया? नाइट्रोजन के ऊपर। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर होना चाहिए। तो दूसरे वाले में पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर है, पहले वाले में ऑक्सीजन के ऊपर है, तो जाहिर सी बात है ज्यादा ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? दूसरा वाला होगा। ठीक है, अच्छा एक बात हम लोग ध्यान रखेंगे, जिस ऑर्डर में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसी ऑर्डर में अप्लाई भी करेंगे। ठीक है, मतलब पहले हम लोग क्या देखेंगे? कौन सा चार्ज है, कौन सा अनचार्ज है, उसके बाद ऑक्टेट रूल देखेंगे। जब ऑक्टेट रूल सेटिस्फाइड होगा तभी हम लोग किसको अप्लाई करेंगे? पोजीशन ऑफ चार्ज को। क्लियर? क्योंकि यस सर। अगर आपने पोजीशन ऑफ चार्ज पहले अप्लाई कर दिया तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। कैसे गलत होगा? देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो,
पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है, पहले में कार्बन के ऊपर, दूसरे में पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर। तो अगर आप पॉजिटिव चार्ज वाला रूल पहले लगा दोगे तो आप बोल दोगे कि ज्यादा स्टेबल कौन है, पहला वाला। क्यों ना, लेकिन वही आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले वाले में आपका जो पहले वाले में कार्बोकैटायन है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, यहाँ पे सबका कंप्लीट ऑक्टेट है, यहाँ पे सबका कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, तो द रूल ऑफ नेगेटिविटी एंड रूल ऑफ ऑक्टेट इज कंट्राडिक्टरी टू ईच अदर, देन प्रायोरिटी इज गिवन टू ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऑक्टेट रूल लगा लो। अगर ऑक्टेट रूल नहीं लग रहा है, ठीक है, सब हर एक एटम का ऑक्टेट पूरा है, तभी आप क्या लगाओगे, पोजीशन ऑफ चार्ज। आई बात समझ में? ऑक्टेट रूल सबसे पहले लगाएंगे। सबसे पहले नहीं, सबसे पहले तो देखेंगे कि सभी लोग सभी न्यूट्रल है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग न्यूट्रल वाला लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग लगाएंगे क्या, हमारा ऑक्टेट पाई रूल। बॉन्ड। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वो पहले वाले में ही ऑलमोस्ट आ जाता है, कोई ऐसा अलग से नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, पोजीशन ऑफ, ऑक्टेट रूल। हाँ, न्यूट्रल के बाद ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल के बाद पोजीशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज कहाँ पे है, किस एटम के ऊपर है। ठीक है, अगर नेगेटिव मतलब नेगेटिव ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर होना चाहिए और पॉजिटिव कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। कई बार क्या होता है ना कि जैसे मान लो कि ये पहला वाला है, ठीक है, पहले वाले में अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये आपका एक पहला रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, तो ये आपका दूसरा बन गया। ठीक है, अब इसमें भी लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, तो ये तीसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया। तो अगर आप इसमें स्टेबिलिटी कंपेयर करोगे ना, तो पहला वाला तो न्यूट्रल है, तो वो सबसे आगे आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे और तीसरे में कोई अंतर दिख रहा है क्या, नो देखो, सर, बस चार्ज के दूरी दूरी पे अंतर है। चार्ज की दूरी पे अंतर है ना। तो अब अपोजिट चार्ज दूर रहने चाहिए कि पास रहने चाहिए, सर दूर रहने चाहिए। हट, दूर कह रहेगा जी, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा ना, हाँ यस सर। सर। पास रहना चाहिए ना। ठीक है, तो अपोजिट चार्ज को पास रखना है। स्टेबिलिटी विल बी मोर व्हेन अपोजिट चार्जेस आर मोर क्लोजर। ठीक है, तो दूसरे वाले में नजदीक है एज कम्पेयर टू तीसरा लेके, तो पहला वाला, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला। ठीक है, इसमें बताओ, दूसरे वाले में बताओ, दूसरे वाले में सर 1423। 4 और 2 में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है ना, दोनों में डिस्टेंस सेम ही है। तो 1 4 और 2 में इक्वल होगा, फिर 3। ठीक है, ठीक है, वैसे ये इसको भी आप देख सकते हैं ना, पहला वाला न्यूट्रल है, दूसरा वाला चार्ज है, तीसरा वाला भी चार्ज है। दूसरे वाले में भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तीसरे वाले में भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो डिस्टेंस से डिसाइड होगा, दूसरा वाला ज्यादा होगा, तीसरा वाला कम होगा।
ना। फिर है रूल 6 कार्बोकैटायन। अब मान लो ना कि कई बार क्या होता है, जैसे मान लो ये देखो पहला वाला है, ठीक है, पहले वाले में आप ऊपर का कोई भी रूल अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। दोनों में ही चार्ज है, ठीक है, दोनों में ही क्या है, कार्बोकैटायन है, ठीक है, और दूसरा कोई चार्ज है नहीं जिससे आप डिस्टेंस देख सको। दोनों में पॉजिटिव चार्ज जो है वो किसके ऊपर है, कार्बोकैटायन के ऊपर, ठीक, मतलब सॉरी दोनों में पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है। तो अब कैसे डिसाइड करेंगे, तो अभी हम लोग कुछ देर पहले प्रीवियस उसमें इंडक्टिव इफेक्ट वाले में हम लोग पढ़े थे कि कार्बोकैटायन के केस में कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, टर्सरी वाला, फिर सेकेंडरी वाला और फिर प्राइमरी वाला। ऐसा क्यों, कार्बोकैटायन 3 टर्सरी वाला, मिथाइल सप्लाई करेगा ना। हाँ उसमें 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन सप्लाई होंगे, 3 तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इसलिए। तो अगर इस तरह का केस आता है जहां पे ऊपर का कुछ नहीं लग रहा, एकदम बराबरी का खेल हो गया और सिर्फ पोजीशन का अंतर है कि पॉजिटिव चार्ज कार्बो मतलब टर्सरी पे है या एक जगह प्राइमरी पे या सेकेंडरी पे है, तो उस केस में आपका ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, टर्सरी वाला, फिर सेकेंडरी वाला, फिर प्राइमरी वाला, ठीक है। उसी तरह से अगर कहीं पे कार्ब एनायन है, जैसे दूसरे, अच्छा मान लो दूसरा वाला है, दूसरे वाले में भी आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ सेकेंडरी है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज प्राइमरी है, ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, प्राइमरी वाला, ठीक है। लेकिन कार्ब एनायन का केस में अगर देखोगे तो कार्ब एनायन के केस में उल्टा होता है, उसमें प्राइमरी होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर टर्सरी होता है। तीसरे में कौन स्टेबल होगा, और पहला वाला। ये सेकेंडरी है ना, ये टर्सरी, ठीक है। इसमें भी देखो ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी, तो दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल हो गया पहले वाला, ठीक है। हो गया, तो कर लोगे स्टेबिलिटी कंपेयर, क्यों, कौन कौन बुकलेट सॉल्व करना चालू कर दिया है, यस सर। चालू कर दिए हो, हाँ सर। इंडक्टिव इफेक्ट वाला सॉल्व किए, यस सर कर लिए। अच्छा, अच्छी बात। नेक्स्ट है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। अभी रेजोनेंस खत्म नहीं हुआ है, उसी में है। एरोमेटिक कंपाउंड एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं ना, ये एक स्पेशल तरह के कंपाउंड होते हैं जिनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। जैसे बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं, ठीक है, जिनकी स्टेबिलिटी जरूरत से बहुत कम होती है, मतलब जो अगर आप इनका स्टेबिलिटी कंपेयर करोगे तो एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, फिर उसके बाद नॉन एरोमेटिक होते हैं और उसके बाद एंटी एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको फिर कहीं अगर पहचानना हो कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस ऑफ एरोमेटिसिटी, ठीक है। तो पहला कंडीशन है कि जो कंपाउंड है आपका, द कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। चेन टाइप कंपाउंड एरोमेटिक नहीं हो सकता है। दूसरा है एटम्स ऑफ द रिंग शुड बी ऑन वन प्लेन, ठीक है। आपका जो मतलब जितने भी एटम है
रिंग के अंदर जितने भी एटम है ना, वो सभी के सभी कहाँ होने चाहिए, सेम प्लेन पे होना चाहिए, को प्लेनर होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन है ईच एटम ऑफ द रिंग शुड टेक पार्ट इन कॉन्जुगेशन। ना रिंग के, जैसे मान लो कि जैसे बेंजीन है ना, बेंजीन में हर एक कार्बन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। देखो कोई कार्बन ऐसा है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ना कर रहा हो, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, ठीक है। 6 कार्बन है और सबके अंदर, सबके बीच में दो दो एक एक पाई बॉन्ड बन रखा है, ठीक है। तो आप जब रेजोनेंस बनाओगे तो देखोगे कि हर एक कार्बन जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो सारे के सारे एटम क्या होने चाहिए, रिंग के कॉन्जुगेटेड होने चाहिए, ठीक है। फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट, लेकिन फोर्थ आप तभी लगाएंगे जब ऊपर की 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, ठीक है। या एक और रूल आप लिख सकते हो यहाँ पे कि जो ईच एटम है ऑफ रिंग वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड या sp हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। ईच एटम ऑफ रिंग शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp तो कम ही होता है, ईच एटम ऑफ द रिंग क्या होना चाहिए, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग वो बराबर होना चाहिए किसके, 4n+2 के। इस फॉर्मूले में वो सेट बैठना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे n क्या है, n कोई भी होल नंबर हो सकता है, मतलब n की वैल्यू 0 हो सकती है, n की वैल्यू 1 हो सकती है, n की वैल्यू 2 हो सकती है, n की वैल्यू 3 हो सकती है, n की वैल्यू 4 हो सकती है। अगर n की वैल्यू 0 रखोगे तो कितना आएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 रखने पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 18 पाई इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। मतलब आपके आपके कंपाउंड में या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो 6 होने चाहिए, या तो 10 होने चाहिए, या तो 14 होने चाहिए, या तो 18 होने चाहिए, एंड सो ऑन। क्लियर, ठीक है। अब ये जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक ट्रिक है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बराबर होता है 2 इंटू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड लोन पेयर। पाई इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, पाई बॉन्ड देखोगे और जो कॉन्जुगेटेड लोन पेयर, क्योंकि जो कॉन्जुगेटेड लोन पेयर होता है वो भी तो कन्वर्ट होता है ना आपका किसमें, पाई बॉन्ड में, ठीक है। तो जो आपका पाई बॉन्ड है उसको तो आप काउंट करेंगे ही, जो कॉन्जुगेटेड लोन पेयर है उसको भी काउंट करेंगे, लेकिन पाई बॉन्ड और कॉन्जुगेटेड लोन पेयर कौन से काउंट करोगे आप, जो रिंग के अंदर होंगे, रिंग के बाहर वालों को काउंट नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि ये कंपाउंड है तुम्हारे पास ना, बेंजीन के ऊपर मान लो ऐसे ये एक कंपाउंड है, तो इसमें आप नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो है, पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो आप 8 काउंट नहीं करोगे, ठीक है। आप पाई इलेक्ट्रॉन कितने काउंट करोगे, 6 ही काउंट करोगे रिंग के अंदर वाले, ठीक है। तो बेंजीन के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, सभी 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 एटम हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ठीक है। और सभी सभी को प्लेनर होते हैं, तो ये सभी एरोमेटिसिटी का कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा होता है, तो ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है। क्लियर, ठीक है। अच्छा, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, ये तो साइक्लिक नहीं ना है। साइक्लिक नहीं है, ये साइक्लिक कंपाउंड नहीं है। सर 4 होंगे। सर 2। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। अरे मैंने क्या बताया अभी कि नंबर ऑफ 2 इंटू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड लोन पेयर, तो 2 तो पाई बॉन्ड ही हैं, ठीक है। ये कॉन्जुगेटेड लोन पेयर भी तो है ना, एक ये लोन पेयर है जो कॉन्जुगेशन में जा रहा है, क्यों।
अगर आप इसका रेजोनेंस बनाओगे तो ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं होगा। बताओ। अरे जो हम लोग कंडीशन पढ़े हैं लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड की कंडीशन है सेटिस्फाई नहीं हो रही है भाई, हो रही है ना? यस सर। ठीक है, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 हो गए, एक लोन पेयर हो गया कॉन्जुगेटेड वाला, तो 3 हो गया, 3 इंटू 2 कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। 6। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक होगा कि नहीं? सर नॉन एरोमेटिक होगा। क्यों? सर कंजुगेशन नहीं फॉलो कर रहा है। हाँ देखो, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसने पाई बॉन्ड नहीं बनाया है, नहीं इसके पास कोई चार्ज वार्ज कुछ नहीं है इसके पास, ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। तो कोई भी एक एटम ऐसा होगा जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। आई बात समझ में? ठीक है, अब एक और चीज है, जैसे मान लो 4n+2 अगर फॉलो हो रहा है तो वो कैसा हो रहा है? एरोमेटिक। ठीक है, अगर 4n वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, मान लो अगर अगर आपके कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4n है, मतलब अगर या तो 4 है या तो 8 है या तो 12 है या तो 16 है, ठीक है, तो वो आपका कंपाउंड कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक। लेकिन ऊपर वाली सारी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ठीक है, सारे रेजोनेंस होने चाहिए और वो सारी चीजें जो भी है। क्लियर? ठीक है, छठवां है, अब मान लो उन दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है, तो वो किस में आ जाएगा फिर? नॉन एरोमेटिक में। ठीक है, तो बताओ, ये सबको बताओ, ये सब किस में आएंगे? सर प्लेनर है कि नहीं ये कैसे पता करेंगे? वो याद करेंगे हम लोग। ठीक है, जो अगर कोई ऐसा होगा ना कि जो कोप्लेनर नहीं है, तो वो आपको बताया जाएगा और उसको आप याद कर लो। ठीक है, यस सर। कोप्लेनर न होने की जो समस्या है, वो जब हम लोग 7 के ऊपर जाते हैं ना, 7 कार्बन से जब ऊपर जाते हैं, तब वहां पे आनी शुरू होती है। आएगी कि नहीं आएगी कोई कंफर्म नहीं है, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। ठीक है, बताओ पहला वाला। सर नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक, देखो ये वाला जो कार्बन है ऊपर वाला, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है क्या? सॉरी, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, उसके पास कुछ है या नहीं है ना, उसके पास पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है ना पाई इलेक्ट्रॉन है, कुछ नहीं उसके पास, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ये। कोई भी कार्बन जिसने सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं वो कैसा होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? नॉन एरोमेटिक। दूसरा वाला? सर एरोमेटिक 2 पाई इलेक्ट्रॉन। हाँ, दूसरे वाले में देखो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव सिग्मा पाई दोनों तरफ से, मतलब रेजोनेंस है। ठीक है, और साइक्लिक तो होगा ही, साइक्लिक तो है ही, और 3 कार्बन है तो प्लेनर भी होगा, कॉन्जुगेटेड भी है, तो ये कैसा होगा? एरोमेटिक। ठीक है, तीसरा वाला बताओ। सर एंटी एरोमेटिक 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तीसरा वाला देखो साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, लेकिन 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ वो क्या हो जाएगा?
एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, चौथा बताओ। सर एरोमेटिक 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ए सोम बाबू, आज तुम्हारा मुंह नहीं चल रहा है, बताओ। सो गया है लग रहा है, लॉग इन कर, बताओ। चौथे वाले में देखो, साइक्लिक है, ठीक है, और कॉन्जुगेटेड भी है, कोप्लेनर भी है, और पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 हैं। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? एरोमेटिक में। ठीक है, पांचवा देखो, पांचवा। सर एरोमेटिक हो। ठीक है, पांचवा वाला भी देखो एरोमेटिक है एरोमेटिक। सर। हाँ, एरोमेटिक होगा। कॉन्जुगेशन है ये ना, लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई, ठीक है, दोनों तरफ से। और साइक्लिक तो है ही, कोप्लेनर है ही, और पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं? 6। तो ये किस में आ जाएगा? एरोमेटिक में। छठवां, नॉन एरोमेटिक। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? ये नॉन एरोमेटिक में। सातवां, सातवें बताओ, सातवें का। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन 5 ही होंगे ना, एक ये लोन पेयर थोड़ी है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पाई पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो 5 ही आएंगे, तो ये भी किसमें चला जाएगा? नॉन एरोमेटिक में। आठवां, सर एंटी एरोमेटिक। आठवां एंटी एरोमेटिक है। अरे ये नहीं देखो, सर। ये सर sp3 है, सब गलती से देख लीजिए। नॉन एरोमेटिक। देखो वही ना आप, एरोमेटिक है। यही लोग गलती करते हैं, सीधा पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। सीधा पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो फंसा लेगा कोई तुमको। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? नॉन एरोमेटिक में। नौवां मैंने अभी बताया, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, और ना कोप्लेनर है, और पाई इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? 6, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। 10, तो नॉन एरोमेटिक। देखो ये sp3 है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, 11, सर नॉन एरोमेटिक ये भी है। इसमें भी देखो sp3 है, नॉन एरोमेटिक। ये भी हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। 12, ये नोट्स बना लेना, नहीं तो जितना जल्दी समझ में आता है ना, उससे दुगनी स्पीड से भूलता भी है। सर इसको थोड़ा और ऊपर कीजिए। और ऊपर करें तो गिर ही नहीं रहा। इंटरनेटवा बहुत काम की चीज, बहुत धीरे चल रहा है। सर 12वां वाला नहीं दिख रहा है। 1 मिनट रुको। अब दिख रहा है? हाँ सर अब दिख रहा है।
12 वाला ठीक है, 12 में देखो ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर में से एक ही लोन पेयर जाएगा रेजोनेंस में। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन तो है ही पूरे में, साइक्लिक भी है, और पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 हैं। तो ये एरोमेटिक 13, तेरह बताओ, 13 वाला। नॉन एरोमेटिक ना। नॉन एरोमेटिक कैसे होगा, कॉन्जुगेशन तो है ही ना पूरे में। ठीक है, लोन पेयर तो है ही ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड है। हाँ, डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, 2 पाई बॉन्ड है और एक ये ऊपर निगेटिव चार्ज है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। तो ये किसमें आ जाएगा फिर, नॉन एंटी एरोमेटिक। 14, सर एंटी एरोमेटिक। ये एक्सेप्शन है। यस सर। एक्सेप्शन कैसे है, देखो एक्सेप्शन क्या है, वो तो रूल है ना। इसको बोलते हैं हम लोग पीरिडीन, इसका नाम है पीरिडीन ना, बहुत बार इस्तेमाल होगा ये। अब देखो ये जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन के पास पाई बॉन्ड भी है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है ना। क्यों, तो अगर आप देखो तो आपको देख के लग रहा है कि सर ये लोन पेयर है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है, लेकिन ये पाई बॉन्ड वाला भी तो है ना, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो यहाँ 2 तरह का रेजोनेंस हो रहा है, पाई सिग्मा पाई वाला भी और लोन पेयर सिग्मा पाई वाला भी। तो अगर तुम मान लो लोन पेयर वाला करते हो, लोन पेयर को पाई बॉन्ड में कन्वर्ट करते हो, पाई बॉन्ड को लोन पेयर में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, अगर आपने ये करने की जरूरत करी तो अब बताओ इस दूसरे वाले रेजोनेंस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। बताओ, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। sp3 हो। sp3, उसने 2 डबल बॉन्ड बना रखे हैं भाई, sp sp होगा ना। ठीक है, तो अब क्योंकि वो sp हाइब्रिडाइज्ड है तो उसका शेप कैसा होना चाहिए, लीनियर। वो नाइट्रोजन वाला बॉन्ड लीनियर है क्या, नो सर। ठीक है, तो मतलब ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो कुल कुल मिला जुला के ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में जाएगा ही नहीं। ठीक है, ये लोकलाइज्ड है। कैसा है ये, लोकलाइज्ड है, नॉन कॉन्जुगेटेड है, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, क्यों, अब बताओ अब कितने पाई इलेक्ट्रॉन बचे फिर, 6। अब वो क्या हो गया, एरोमेटिक। एरोमेटिक। अगला बताओ, 15, 16, 17। 15 वाले का नाम है पायरॉल। ये भी एरोमेटिक ही होगा। तो नाइट्रोजन के पास दोनों पे पाई इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, तो ये भी 15 वाला भी एरोमेटिक। 16,
16 बताओ यहाँ पे जो बोरॉन है वो कॉन्जुगेशन में है कि नहीं? जो बोरॉन है वो कॉन्जुगेशन में है या नहीं? है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना। हाँ, तो बोरॉन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना, 3 ही सिग्मा बॉन्ड है उसके पास और कुछ है नहीं। और मैंने आपको बताया है कि बोरॉन के पास एक क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो वैकेंट ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, और सारे एटम हाइब्रिडाइज्ड, सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ठीक है। और पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। 17 17 क्या हुआ भाई, सो है क्या? 17 वाला क्या होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना एक, वो रेजोनेंस में जाएगा, यानी एंटी एरोमेटिक। हाँ, तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यस ये किसमें हो जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक हो गया, ठीक। उसी तरह 18 भी एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक। 19 से एरोमेटिक 19-20 दोनों एक ही जैसे हैं, और ऐसा हम लोग पहले कर चुके हैं, तो ये एरोमेटिक हो गया। 21 बताओ, 21-22, ये दोनों देखो मैंने अभी अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि नाइट्रोजन अगर आपके पास साइक्लिक रिंग है, ठीक है, और उसमें किसी एटम के पास पाई बॉन्ड भी है और लोन पेयर भी है, तो रेजोनेंस में कौन जाएगा, पाई बॉन्ड जाएगा, ठीक है, लोन पेयर नहीं जाएगा, लोन पेयर जाने से हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगा, ठीक। तो अब कितने पाई इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास, 21 और 22 में क्या होगा बताओ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन ना। 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, ठीक है। 22 में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, 23 में 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो ऊपर वाले दोनों आपके एरोमेटिक हैं, ठीक है। नीचे वाला ये 23 वाला एंटी ये एंटी एरोमेटिक, 24, 25, 26, 22, चौबीस वाला क्या है, 24 वाला एरोमेटिक है सर। एरोमेटिक है ना, क्योंकि किसी के पास लोन पेयर तो कुछ है नहीं, ठीक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक हो गया, बेंजीन जैसा ही है। और ये जो कंपाउंड है ना, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। 11th में अगर आपने पी ब्लॉक पढ़ा होगा तो जानते होगे, या आगे पढ़ोगे तो जानोगे, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, एकदम बेंजीन जैसा होता है ये, B3N3H6। 25 एंटी एरोमेटिक। अब तो जल्दी जल्दी करो ना, 26 26 26 26 26
26 भी तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा ना ये। सर 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 27 देखो ये Aromatic. sp3। सर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। 28 एरोमेटिक। ठीक है ये एरोमेटिक। 29 Anti-aromatic. ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला था कि ये अब जैसे 7 या 7 के ऊपर जाएंगे ना वहां गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब देखो 7 आपके कार्बन है और 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये नॉन प्लेनर होता है। ठीक है। तो अगर नॉन प्लेनर है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक। तो वैसे ही आपका 30 वाला भी है और वैसे ही आपका 31 वाला भी है। ये सभी क्या है आपके नॉन प्लेनर है और नॉन एरोमेटिक। ठीक है। क्लियर। यस सर। अब देखो कुछ ऐसे हमारे पास होते हैं ना स्ट्रक्चर जो सामने से देख के कुछ पता नहीं चलता है। जैसे देखो 32 वाला है, 32 वाले में ना ऐसे पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर मैं इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना दूं, इसका अगर आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ तो ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। अब दिख रहा है क्यों? देखो अब आप देख के बता सकते हो कि रिंग के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6। 6। ठीक है। तो ये आप अपना रूल भी लगा सकते थे ना। रूल हमारा क्या था कि सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। ठीक है। देखो सारे कार्बन या सारे एटम जो भी हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए और पाई इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा था, 6 आ रहा था। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है। 33 वाले भी ऐसे कर सकते हो। 33 वाले में क्या है, ये sp2 है। So aromatic. ठीक है। इसका अगर आप रेजोनेंस बनाओगे तो इसको बाहर की तरफ ले जाओगे ना ऑक्सीजन को, पाई इलेक्ट्रॉन को, तो ये भी आपका एरोमेटिक हो जाएगा। उसी तरह 34 वाला जो है ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है। 35 वाला ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक। तो मुझे लगता है कि अब इस तरह का क्वेश्चन कर लोगे, नहीं पहचान लोगे ना एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक। हाँ सर। अब देखो कुछ स्पेशल केस हैं, कुछ एक स्पेशल तरह के कंपाउंड होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एनुलिन। क्या बोलते हैं, एनुलिन्स। अगर आपके पास कोई साइक्लिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है और उसमें एडजेसेंट पोजीशन पे मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड लगे, ठीक है, जैसे बेंजीन है हमारा, तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एनुलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनुलिन। ठीक है। मतलब अब जैसे मान लो यहाँ अगर आपके पास 4 कार्बन है और अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे एनुलिन 4। ठीक है। अगर 6 है तो उसको बोलेंगे एनुलिन 6। 8 कार्बन है तो एनुलिन 8। ठीक है। 10 कार्बन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनुलिन 10। ठीक है। तो पहले दो को तो मैं बता ही चुका हूं, पहला वाला नॉन एंटी एरोमेटिक है और दूसरा वाला क्या है, एरोमेटिक। ठीक है। अब अगर हम लोग आते हैं तीसरे वाले पे, So non aromatic होगा. ठीक है, तो नॉन एरोमेटिक देखने में तो एंटी लग रहा है ना ये, सर वो टब शेप का होता है ये. हाँ ठीक है।
तो ये देखने में तो ये क्या लग रहा है कि आपका 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो लोग बोलते हैं कि सर ये एंटी एरोमेटिक, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। जैसा आपका टब होता है ना, वैसा होता है ये। तो ये टब शेप का होता है, ठीक है। तो टब शेप का है तो ये प्लेनर होगा ही नहीं, और जब प्लेनर नहीं होगा, नॉन प्लेनर है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? नॉन एरोमेटिक, ठीक है। सिमिलरली जो 4 वाला, जो आपका 10 वाला है, 10 वाला देख के एरोमेटिक लगता है ना। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 10 है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि ये वाला कार्बन देख रहे हो, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है, क्यों? ठीक है। तो sp2 वाले जो होते हैं वो ट्राइगोनल प्लेनर शेप के होते हैं। तो अगर एक बॉन्ड इधर गया है तो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड इधर होगा, ठीक है। उसी तरह इस वाले में भी हाइड्रोजन वाला बॉन्ड इधर होगा। तो देख रहे हो हाइड्रोजन कितना नजदीक आ गए हैं सब। ये सही बात है क्या? 2 एटम इतने नजदीक नजदीक, क्यों तो सर ना? तो इन दोनों में रिपल्सन होगा। जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन कम करने के लिए क्या करता है? एक कार्बन ऊपर उठ जाता है ना, प्लेन के ऊपर मान लो आ गया, और दूसरा वाला कार्बन कहाँ चला जाएगा? प्लेन के नीचे। दोनों हाइड्रोजन के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। और क्योंकि वहां पे डिस्टेंस बढ़ गई है तो आपका स्टेबिलिटी तो आ जाएगा, लेकिन उसकी वजह से वो कैसा हो जाएगा? नॉन प्लेनर। किसकी वजह से? ड्यू टू हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्सन। तो ये भी किस कैटेगरी में आ जाएगा? नॉन एरोमेटिक। क्लियर? बताओ। यस सर। ठीक। वैसे ये और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अगर आपके पास, अभी तक तो हम लोग एक ही रिंग वाले पढ़ रहे थे, अब एरोमेटिसिटी ऑफ मल्टी साइक्लिक रिंग। अगर आपके पास एक से ज्यादा साइकिल है, ठीक है। अब जैसे मान लो इसका नाम क्या, इसका नाम मैंने क्या बताया था? सर नेपथलीन। हाँ, नेप्थलीन, ठीक है। तो ये जो बेंजीनॉइड वाले होते हैं ना, ठीक है। तो अगर आपके पास मतलब 2 बेंजीन रिंग जुड़े हुए हैं, या 3 जुड़े हुए हैं, 4 जुड़े हुए हैं, तो ये सब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन सब काउंट कर लेते हैं। यहाँ टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। तो ये किस कैटेगरी में आ गया? एरोमेटिक, ठीक है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो ये भी किसमें आ गया? एरोमेटिक, एरोमेटिक। ठीक है। इसमें इसमें देखो ये जो बीच वाला कार्बन है ना, इसको देख के कहोगे सर ये तो sp3 है ना, क्योंकि उसने कोई डबल बॉन्ड तो बना नहीं रखा, ठीक है। यस सर। लेकिन क्या होता है कि ये जो बाहर वाले हैं ना, ये बाहर वाले एक अपना रिंग बना लेते हैं यहाँ पे, इस तरीके से। उसको वो घर से बाहर का सदस्य मान लेते हैं, ठीक है। ये मतलब कुल मिला कि ये जो, जैसे इसके पहले जब हम लोग देख रहे थे तो वो सब क्या कर रहे थे ना, जैसे मान लो कि ये वाला एग्जांपल हम लोग मान लो ले रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो कार्बन है वो कॉन्जुगेशन को भंग कर दे रहा है ना, जो पूरे मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन होना चाहिए था उसको वो डिस्टर्ब कर दे रहा है। लेकिन ये जो बीच वाला कार्बन है ये कॉन्जुगेशन को डिस्टर्ब कर पा रहा है क्या? देखो, पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है ना, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा नहीं बॉन्ड है, कर फिर पा रहा पाई। डिस्टर्ब। नहीं कर पा रहा है ना, तो मतलब इसका कोई उतना सिग्निफिकेंस तब नहीं है, ठीक है। तो आपके 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, उसको किस कैटेगरी में रखे हैं? एंटी में, ठीक है। उसी तरह ये भी है आपका, ये भी एंटी में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो आपको देख के लगेगा कि ये एंटी एरोमेटिक है, लेकिन इसमें ये जो बीच वाला जो पाई बॉन्ड है ना, ये वाला, ये, ठीक है, ये आउट ऑफ प्लेन होता है। आउट ऑफ प्लेन होता है मतलब
वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता ही नहीं, बाकी सब आपस में कर लेते हैं और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितना बनता है 14, 14। तो ये एरोमेटिक होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड खोज लेंगे, पहचान लेंगे। ठीक है, तो आपकी बुकलेट में जो एरोमेटिक वाला टॉपिक होगा उसको आप खोलिएगा और उसको सॉल्व करिएगा ना। किसी दिन हम लोग डिस्कस करेंगे, जब रेजोनेंस लॉ पढ़ लेंगे तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ठीक है सर। चलो, तो जब तक हम लोग खत्म कर रहे हैं तब तक धीरे धीरे सॉल्व कर लो। इकट्ठे कहोगे सर तीन तीन टॉपिक कैसे करें। ठीक, चलो, थैंक यू। थैंक यू सर।